नमस्ते, मैं हूं मैत्री और विस्पर्स विद मैत्री में आपका स्वागत है। वो जगह जहां सन्नाटा चीखें बन जाता है और शैडो जिंदा हो उठती है। आज मैं आपको किसी पुरानी हवेली या टूटे हुए किले की कहानी नहीं सुनाने वाली। आज की दास्तां है आज के भुवनेश्वर की, जहां चमकती बिल्डिंग्स और फास्ट लाइफ के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने भेजी है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम रिया है और ये उसकी आप बीती है। जब उसने मुझे ये सब बताया तो उसकी आवाज़ में वो डर आज भी मुझे सुनाई देता है। वो लिटरली हिल गई थी अंदर से। भुवनेश्वर अब वो पुराना शहर नहीं रहा ब्रो, ये तो प्रॉपर IT हब बन गया है। स्वैंकी मॉल, स्कूल कैफ़े, नाइट लाइफ, सब कुछ ऑन पॉइंट है। हमारा कॉलेज थोड़ा आउटर में था लेकिन कनेक्टिविटी ठीक ठाक थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे अंकित और राहुल। हम तीनों का ग्रुप कॉलेज में काफ़ी वेल नोन था। लेट नाइट राइड्स, इम्प्रॉम्प्टू चाय प्लान्स और आधी रात को रैंडम हॉरर मूवी सेशंस, सब कुछ। हमारी लाइफ उसी मस्ती में चल रही थी जब एक दिन कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, अर्बन लेजेंड्स एंड फोकलोर स्टडीज। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगा, पर उस एक सब्जेक्ट ने हमारे तीनों की जिंदगी में वो मोड़ लाया जिससे हम कभी वापस नहीं आ सके। और हमारी प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा, वो थोड़ी एक्सेंट्रिक थी। मतलब वो टीचर वाली सीरियसनेस से ज़्यादा कुछ और ही वाइब देती थी। उन्होंने एक ही लाइन में सब क्लियर कर दिया था, कोई कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा टॉपिक लाओ जो सच लग सके, जो लगे कि तुमने खुद फील किया है। अब अंकित और राहुल तो इसे लाइटली ले रहे थे, लेकिन मुझे कुछ हटके करना था। मैंने कॉलेज के कुछ सीनियर से बात की, बस कैजुअली पूछा, कुछ लोकल क्रीपी प्लेसेस पता हैं क्या? और वहीं से वो नाम पहली बार मेरे कानों में पड़ा, घटिकिया रोड। हमारे कॉलेज के ठीक पीछे जो डेंस फॉरेस्ट है, जिसे लोग चंडिका फॉरेस्ट कहते हैं, उसी जंगल के अंदर है ये पुरानी अबैंडन्ड रोड। मेरे एक सीनियर ने बताया, कई साल पहले ये रोड सरकारी तौर पर बंद कर दी गई थी। वन विभाग ने वहां एंट्री बैन कर दी थी। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। रात के समय, खासकर अमावस्या की रात, वहां कोई औरत घूमती है। लोग कहते हैं वो डायन है, लेकिन अब जब मैं सोचती हूं तो शायद वो डायन नहीं थी। शायद वो कोई एंशिएंट मिसअंडरस्टूड शक्ति थी, एक रक्षक है, या शायद एक भक्षक है जो आउटसाइडर्स को मारती नहीं, बस अपने अंदर समा लेती है। उस जंगल के बीचों बीच, उस वीरान रोड के किनारे, एक अफवाह और भी थी कि वहां एक बेहद रेयर चमकीला फूल खिलता है जो दिखने में हिप्नोटिक होता है, लेकिन जो उसे छूता है वो दोबारा कभी नहीं दिखता। पहले तो मैं हंसी, क्या बच्चों वाली गोस्ट स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन फिर एक बात दिमाग में गूंज गई, इफ इट स्केयर्स यू इट्स प्रॉबेबली वर्थ एक्सप्लोरिंग। और बस यहीं से तय हो गया, यही बनेगा मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक। राहुल ने मुझे बहुत समझाया, रिया प्लीज, ये घटिकिया रोड वाली बातें सिर्फ अफवाहें हैं, कोई और टॉपिक ले ले। तू ये अननेसेसरी वाला डेंजर क्यों उठा रही है? अंकित भी ऑनेस्टली डर रहा था। उसने तो सीधा बोल दिया, आई एम आउट। लेकिन मेरे लिए अब पीछे हटना नामुमकिन था, क्योंकि अब ये बस प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ऑब्सेशन बन चुका था। मैंने ऑनलाइन कुछ पुराने फोरम्स खंगाले, रेडिट जैसे ऑब्सक्योर थ्रेड्स, जहां लोग घटिकिया रोड की थ्योरीज शेयर कर रहे थे। एक डिस्कशन में उस चमकीले फूल का जिक्र मिला जो सिर्फ अमावस्या की रात को दिखता है। मुझे लगा अगर मैं उस फूल की एक लेजिट फोटो ले पाऊं तो मेरा प्रोजेक्ट इतिहास बन जाएगा। और यही से हमने बनाया द प्लान। अमावस्या की रात ही क्यों? क्योंकि लोकल लेजेंड्स कहते हैं उसी रात वो फूल खिलता है, और वही रात है जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अंकित ने तो क्लियरली मना कर दिया, भाई मैं इतना डेस्परेट नहीं हूं। लेकिन राहुल ने फिर भी मेरा साथ दिया।
उसने कहा, I'll walk you till the gate, बस एक वादा कर, हर 15 मिनट में अपडेट देती रहना। And listen, don't be stupid. ये 2007 की रेडिट क्रीपी पास्ता थ्योरी नहीं है। We're living in the 2020s now, okay? If you go dark for even 10 minutes, I swear I'll ping your live location to my entire freaking WhatsApp group and my parents. मैंने हामी भर दी। राहुल की सीरियसनेस ने मुझे ऑडली सेफ फील कराया। मैंने खुद से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, राहुल बाहर इंतजार कर रहा है। भुवनेश्वर की नाइट्स अब इंस्टाग्राम वर्दी होती हैं। नियॉन लाइट्स, लाउड कैफेज, लाइव म्यूजिक। लेकिन कॉलेज के पास का इलाका वो अब भी वैसा ही है, थोड़ा सूनापन सा, थोड़ा स्पूकी। करीब रात के 12 बजे मैं और राहुल अपनी एक्टिवा पर निकले कॉलेज के पीछे उस पुराने एंट्री पॉइंट की तरफ जहां से शुरू होती थी घटिकिया रोड। पर यह कोई प्रॉपर रोड नहीं थी, ये एक कच्ची टूटी फूटी पगडंडी थी जो झाड़ियों और पेड़ों से इतनी ढकी थी जैसे जंगल खुद उस रास्ते को निगल चुका हो। वहां एक रस्टेड सरकारी बोर्ड लगा था जिस पर फेडेड रेड पेंट में लिखा था, प्रवेश वर्जित, खतरा है, डेंजर, नो एंट्री। बोर्ड पर लहराता हुआ धूल भरा कपड़ा और उस पर जमे हुए जाले। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी इस रास्ते से डरता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक एसी का टेम्परेचर बहुत नीचे गिरा दिया हो। एक सेकंड पहले तक जो डिस्टेंट सिटी नॉइस कानों में गूंज रही थी, अब सब कुछ डेड साइलेंट था, जैसे किसी ने पूरा भुवनेश्वर म्यूट कर दिया हो। और उस खामोशी में एक अजीब सा प्रेशर था, एक अनसेड टेंशन, जैसे ये जंगल अपनी सांस रोककर मेरी तरफ देख रहा हो। मेरी हाथ में पावरफुल एलईडी टॉर्च थी, पर उसकी रोशनी घने पेड़ों में बस एक छोटा सा गोल दायरा ही बना पा रही थी, बाकी सब बस शैडो था। राहुल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसने धीरे से कहा, रिया प्लीज वापस चले, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और पहली बार मुझे राहुल की आंखों में वो रॉ डर दिखा जो कोई छुपा नहीं सकता। लेकिन मैं अब वापस मुड़ने वाली नहीं थी। मैंने उसे कहा, तू गेट पर रुका रह, बस 45 मिनट, मैं टाइम से लौट आऊंगी। और हाँ, लोकेशन, फोटोज सब कुछ भेजती रहूंगी, आई प्रॉमिस। जैसी जी पीछे हटा, मैंने धीरे धीरे उस वीरान अंधेरी पगडंडी में कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जैसे पेड़ और झाड़ियाँ थोड़ा और नज़दीक आ रहे थे। मैंने मोबाइल वापस पॉकेट में डाला और खुद से बोली, काम डाउन रिया, ये बस तुम्हारा दिमाग है जो ओवरथिंक कर रहा है। पर सच कहूँ तो उस वक्त मेरा दिल जैसे अपनी जगह छोड़कर गले तक आ गया था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के ठीक पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, पर पेड़ों की सरसराहट अब पहले से अलग लग रही थी, जैसे वो आपस में कुछ फुसफुसा रहे हो, एक लैंग्वेज जो इंसान नहीं, जंगल समझता है। मैंने तेजी से चलना शुरू किया। अब मेरी क्यूरियोसिटी से ज्यादा मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर रहा था। बस उस फूल को देख के वापस मुड़ जाऊंगी, ये सोचकर मैं आगे बढ़ती रही। और तभी मुझे सामने कुछ हल्का नीला सा पेड़ों के बीच झाड़ियों में छिपा हुआ वो कोई फूल ही था, पर उसकी रोशनी जैसे ब्लैक लाइट में कोई नियॉन चीज चमकती है वैसी। मैंने अपनी टॉर्च ऑफ कर दी और वो नीली रोशनी अब और साफ दिखने लगी। मैं झाड़ियों को हल्का हटाकर उस तरफ बढ़ी और जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, मुझे अपने कानों में किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई ललाबाई, कोई पुरानी ओडिया लोरी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर उसमें जो एहसास था वो एकदम मटर्नल था। पर उसी के नीचे एक ऐसा दर्द छुपा था जो सुनते ही रूह कांप जाए। मैंने झट से टॉर्च ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। फूल अब भी वहीं था, चमक रहा था। मैंने मोबाइल निकालकर उसकी फोटो लेने की कोशिश की, पर स्क्रीन ब्लैक हो गई, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। और तभी मेरी नज़र मोबाइल की स्क्रीन के टॉप पर गई।
वहां नेटवर्क की जगह अब लिखा था वेलकम टू इको ककून। उसके नीचे एक टाइमर चल रहा था 00317। टाइमर किस चीज का? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर अब वो ललाबाई और पास से आ रही थी। मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई थी। मुझे लगा बस बहुत हो गया, अब वापस जाना है। मैं मुड़ी पर रास्ता गायब था। जिस पगडंडी से मैं आई थी वहां अब पेड़ों की एक डेंस दीवार खड़ी थी, जैसे उन्होंने मिलकर मेरे पीछे का रास्ता बंद कर दिया हो। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई। मेरी टॉर्च गिर गई थी और अब चारों ओर अंधेरा और वो हल्की नीली चमक। मुझे लग रहा था कि मैं किसी दूसरी जगह में हूं, किसी और ही डायमेंशन में। राहुल, राहुल हेल्प। मैं बोलना चाह रही थी पर गला सूख गया था, आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर उस ललाबाई के बीच एक और आवाज आई, तू अकेली नहीं है। वो आवाज मेरे अंदर गूंज रही थी, ना ज्यादा डरावनी, ना ज्यादा सुकून देने वाली, बस बहुत एंशंट, जैसे वो सदियों से वही थी। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर बैठी रही, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने मुझे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी। उसके ऊपर बेलों से ढकी एक लकड़ी की नेम प्लेट थी, जिस पर फेडेड लाल रंग से लिखा था एस बासु एथनोबॉटनी रिसर्च यूनिट। मैंने मुंह पर दुपट्टा लपेट लिया ताकि उस गंध से थोड़ा बच सकूं, पर अब वो गंध नहीं, वो खिंचाव ज्यादा असर कर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल ताकत मुझे खींच रही हो। धीरे 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 धीरे, जैसे कोई कह रहा हो आ जा, अब रुक मत। और तभी मेरी नज़र एक क्लियरिंग पर पड़ी। झाड़ियों के पार, घने पेड़ों के बीच एक खुला सा मैदान था और उसके बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी, मिट्टी और लकड़ी से बनी, पर छत अब भी इंटैक्ट थी। दीवारों पर बेलें फैली हुई थी और खिड़कियों पर जाले, जैसे उस जगह को सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। मैंने टॉर्च से झलक लेने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने रोशनी उधर फेंकी, खिड़की के पीछे कुछ हिला। मैं ठिठक गई, सांस अटक गई। झोपड़ी में कोई है, पर फिर मैंने खुद को समझाया, हो सकता है कोई जानवर हो या बस मेरी इमेजिनेशन। पर अंदर कुछ था, उसकी मौजूदगी को मैं महसूस कर पा रही थी। एक ऐसी प्रेजेंस जो शांत थी पर गहराई में डूबे हुए किसी तूफान जैसी भारी। मैंने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। वो चरमराया पर खुल गया। भीतर अंधेरा था, एकदम घना। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। फर्श पर सूखे पत्तों की एक परत थी, जिन पर मेरे कदमों की चटचटाहट गूंज रही थी। दाईं तरफ एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी, जिस पर धूल जमी थी, और उसके ऊपर कुछ कागज और एक चमड़े की डायरी पड़ी थी। और टेबल के पास एक सूखा हुआ नीले रंग का फूल, वही फूल, नीले ऑर्किड जैसा, लेकिन जैसे उसके अंदर कोई हल्की नीली आग जल रही हो। मैंने झुककर उसे छूना चाहा, और तभी पीछे से जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। मैं झटके से पलटी, कोई नहीं था, पर झोपड़ी की दीवार पर अब मुझे एक अजीब स्केच नजर आया था, जो पहले नहीं दिख रहा था। एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें दीवारों से निकलकर पूरे कमरे में फैल रही थी, और उन जड़ों में मानव चेहरों की आकृतियां, कुछ साफ, कुछ अधूरी, जैसे कोई उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा हो, पर वो मिटे नहीं। मैंने थरथराते हाथों से वो डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। डॉक्टर सारनशिका बसु, एथनोबॉटनी रिसर्च यूनिट, चंडिका फॉरेस्ट। नीचे तारीख थी 26 जुलाई 1996। और फिर पहला वाक्य, वो मुझसे बात करता है, पहले पत्तों की आवाज में, अब साफ शब्दों में। मैंने वो स्केच देखा, और जैसे ही मेरी नज़र उस चेहरे पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था, मासूम, शांत, पर उसकी आंखें खुली नहीं थी, और उनके आसपास कुछ ऐसा था जो समझ से बाहर था, जैसे वो चेहरा किसी सपना नहीं, किसी याद का हिस्सा हो। मैंने कांपते हाथों से डायरी को बंद किया और नीले फूल को गौर से देखने लगी। वो अब भी उसी तरह चमक रहा था, मगर उसकी चमक में अब कोई सौंदर्य नहीं था। एक अजीब,
ऑलमोस्ट ललचाने वाली चीज थी उसमें, जैसे वो कह रहा हो, छू मुझे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने हाथ बढ़ाया, पर तभी टिक टिक झोपड़ी की छत से कुछ गिरा। मैंने टॉर्च ऊपर घुमाई, कुछ नहीं था, पर अब वो लोरी जैसी फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दे रही थी, धीमी, मीठी, माँ की आवाज़ जैसी, मगर उसमें एक खौफनाक खालीपन था, जैसे वो इंसान की नहीं, जंगल की आवाज़ हो। और तभी मुझे दीवार पर कुछ हरकत नजर आई। वो बरगद का स्केच हिल रहा था। हाँ, दीवार पर बना वो स्केच, जैसे उसकी जड़ें दीवार के अंदर से धीरे धीरे सांस ले रही हों। एक धड़कन सी हरकत थी उस पेंटिंग में, और फिर बरगद की सबसे मोटी जड़ से कुछ सरका। मैं पीछे हट गई। अंधेरे में मैंने देखा जड़ें धीरे धीरे दीवार से बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई चीज़ जाग गई हो। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस झोपड़ी में मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने तुरंत डायरी और फूल वहीं छोड़ दिया और पलटने लगी, पर तभी झोपड़ी के बाहर से ज़मीन कांपने लगी, जैसे कोई भारी चीज़ बहुत धीरे धीरे पास आ रही हो। झोपड़ी के दरवाजे की दरार से एक नीली चमक अंदर घुस रही थी। मैं जमी रह गई। वो चमक अब एक छाया के साथ मिल गई थी, एक आकार। वो इंसानी था, पर पूरा नहीं। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक नीली धुंधली आभा में लिपटा हुआ। उसके बाल गीले लग रहे थे, जैसे वो किसी दलदल से निकला हो, और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहा था। और उसके पीछे बरगद के जैसे दिखने वाले किसी विशाल पेड़ की छाया, जिसकी शाखाएं नहीं, हाथ थे। मुझे लगा मेरी टांगों में जान ही नहीं बची। मैंने एक लंबी सांस ली, झोपड़ी से बाहर भागी और सीधे उसी कच्ची पगंडी की ओर दौड़ी जिससे मैं आई थी। पर रास्ता अब वैसा नहीं रहा था। पेड़ों की जगह अब अजीब अजीब आकृतियां थीं, कुछ ऐसे जैसे इंसानों के आकार हों, मगर उनके चेहरे पेड़ की छाल से ढंके हों। उनकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे, और उनके हाथ जैसे हवा में ई अदृश्य धागा पकड़ रखे हों, जैसे सब मुझे रोकना चाहते हों। मेरे मोबाइल में अब भी कोई नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम ब्लिंक कर रहा था, कोर स्पिरिट एक्टिव। मैंने स्क्रीन बंद की। मेरे कदमों के नीचे ज़मीन अब नरम लगने लगी थी, जैसे मिट्टी नहीं, किसी गीले मांस जैसी कोई चीज़ हो। और तभी मैंने अपने पीछे उसी लोरी को फिर सुना, इस बार बहुत पास से। तू आ गया बेटा, अब तू यही रहेगा। मेरे कदमों के नीचे ज़मीन अब नरम लगने लगी थी, जैसे मिट्टी नहीं, किसी गीले मांस जैसी कोई चीज़ हो। और तभी मैंने अपने पीछे उसी लोरी को फिर सुना, इस बार बहुत पास से। तू आ गया बेटा, अब तू यहीं रहेगा। मैंने मुड़कर देखा और मेरी टॉर्च वही ज़मीन पर गिर पड़ी। उस झोपड़ी के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। नहीं, खड़ी नहीं, हवा में तैर रही थी। उसका शरीर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य डोरी से बांधकर हवा में रोका गया हो। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, पूरी सफ़ेद, कोई पुतियाँ नहीं। उसके खुले मुंह से लगातार वही लोरी निकल रही थी, लेकिन अब उसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सड़े हुए गले से निकली गुनगुनाहट, जैसे कोई मरा हुआ गला जबरदस्ती सांसों से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसके उलझे बालों में सूखी बेलें लटकी थी, हाथ इतने लंबे कि उसकी उंगलियां घुटनों तक पहुंच रही थी, और उन उंगलियों के सिरों पर नाखून नहीं, पेड़ की जड़ें थी जिनसे मिट्टी टपक रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर तैर रही थी। हर कदम पर उसके शरीर से मिट्टी झड़ रही थी, और जहाँ जहाँ वो गुजरती ज़मीन पर इंसानी चेहरों की आकृतियाँ उभर आती थीं, जैसे मिट्टी खुद बता रही हो कि उसने कितनों को निगला है। मैं पीछे हटने लगी, पर ज़मीन अब और भी नरम हो चुकी थी, जैसे दलदल बन गई हो। और अचानक मेरे पाँव जकड़ गए। नीचे देखा, मेरी टांगों से मिट्टी नहीं, पेड़ की जड़ें लिपट रही थी। और तब उस औरत ने अपने गले से वो आवाज़ निकाली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती,
एक साथ 100 औरतों की चीख और 100 बच्चों की हंसी एक ही आवाज में। अब तू अकेला नहीं है, माँ के पास सब आते हैं। मेरे कदमों के नीचे की जमीन अब नरम और गीली लग रही थी, जैसे मैं किसी जिंदा चीज पर चल रही हूँ। मुझे लग रहा था जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो, और तभी वो लोरी फिर सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। तू आ गया बेटा, अब तो यही रहेगा। आवाज में ममता थी, लेकिन उसमें एक ठंडा बेरहम कंपन भी था, जैसे कोई शिकार को प्यार से फुसलाकर अपने पास बुला रहा हो। मैं पलटी और देखा, वो परछाई अब पूरी तरह से एक भयानक रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था, आधा जला हुआ, जगह जगह से खुली हड्डियां, आंखें नहीं, सिर्फ 2 गहराइयों जैसे गड्ढे जिनमें से नीली आग जैसी रोशनी निकल रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और उसकी उंगलियां लंबी, पतली और नुकीली हो चुकी थी। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, बस वही बचा है। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब माँ नहीं थी, वो एक शिकारी थी। मैं पूरी ताकत से चीखी और उल्टे पांव भागी। जंगल अब मुझे निगलने को तैयार था। पेड़ की जड़ें जैसी मेरी टांगें पकड़ने लगी। हर जगह से खिंचाव महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर बैग से अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। मैंने घबराकर आंखें बंद की और जो याद आया वो बोलना शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, उस आत्मा की चीखें तेज होती जा रही थी। वो झल्ला गई थी, तिलमिला रही थी, पर कुछ दूरी बनाए हुए थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे रोक रही हो। मैंने एक पेड़ के खोखले तने में घुसकर खुद को छिपा लिया। भीतर घुटन थी, सांस लेना मुश्किल। मैं पढ़ती रही, आंखें बंद कर, पूरा ध्यान एक ही चीज पर टिकाए, बचना है। और तभी दूर आसमान में हल्की सी लालिमा फैलने लगी। सूरज की पहली किरणें मेरों की चोटियों को छूने लगी थी। वो आत्मा जो अब पूरा राक्षसी रूप ले चुकी थी, चीखती हुई पीछे हटने लगी। उसकी त्वचा से धुआं निकल रहा था, जैसे सूरज की रोशनी उसे जला रही हो। मैंने हिम्मत करके फोन देखा, सिग्नल। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर किसी तरह राहुल का नंबर डायल किया। राहुल जल्दी आ, घटिकिया रोड, मैं अभी भी यही हूं। लाइन कटी नहीं थी, उसने सुना था। कुछ ही देर में दूर से बाइक की आवाज सुनाई दी। राहुल अकेला नहीं था, उसके साथ 2 दोस्त और थे और एक लोकल गाइड। उन्होंने मुझे देखा, मेरा चेहरा कपड़े गंदगी से भरे हुए, डर से सूजा हुआ चेहरा। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, झोपड़ी, डायरी, कोर स्पिरिट और वो आत्मा। गाइड ने मेरी बात सुनी और बहुत धीरे से कहा, आप भाग्यशाली हैं मैडम। कोर स्पिरिट सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखती है। जो वापस आते हैं वे गवाह होते हैं, पर जो नहीं लौटते वो जंगल का हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा के लिए। हम वहां से निकले, पर जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा, झोपड़ी गायब थी। तो अगली बार जब कोई जंगल आपको बुलाए या दूर से कोई लोरी आपके नाम की फुसफुसाहट लाए, तो एक पल रुकिए, क्योंकि हर माँ जो बुलाती है वो आपको पालने नहीं, निगलने के लिए बुला रही हो सकती है। आप देख रहे थे विस्पर्स विद मैत्री। अगर आपको ये कहानी सांसें रोक देने वाली लगी तो लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो मगर दिखता कुछ ना हो? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली दास्तां शायद आपके ही शहर की हो। स्टे हॉन्टेड, स्टे लिसनिंग।